नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल ज्योतिष साधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कोट चक्र का जो कोर्स हमने शुरू किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले 2 लेसन मैंने डाल दिए थे। पहले लेसन में मैंने आपको कोट चक्र की जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो समझाया था। इसके अलावा मैंने कोट पाल और कोट स्वामी निकालने की विधि आपको बताई थी, मतलब हाउ कैन वी फाइंड द लॉर्ड ऑफ कोट एंड द गार्ड ऑफ कोट। उसके अगले वीडियो में यानी लेसन 2 में मैंने आपको बताया था कि कोट चक्र में नक्षत्र कैसे नंबर किए जाते हैं, कैसे प्लेस किए जाते हैं और उनमें ग्रहों की प्लेसमेंट कैसे की जाती है। यदि आपने वो 2 लेसन नहीं देखे हैं तो पहले उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि इस लेसन में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की सहायता से देखेंगे कि कोट चक्र के सिद्धांत कैसे काम करते हैं। दोस्तों, वैसे तो कोट चक्र जिन सिद्धांतों पे काम करता है वो बहुत सारे हैं और इस कोर्स के दौरान वीडियोस में मैं आपको उन सिद्धांतों से परिचित कराता रहूँगा समय समय पर, जैसे जैसे उनका यूज़ आएगा। पर फिर भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन के, कि कोट चक्र को हम कैसे जो है उसका विश्लेषण करना शुरू कर सकते हैं। तो कहीं से तो दोस्तों शुरुआत करनी पड़ती है। तो अगले 2 या 3 लेसन में मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताऊंगा कि कोट चक्र के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। दोस्तों, कोट चक्र के बेसिक प्रिंसिपल समझने से पहले आप इस चीज़ को समझिए कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी एक किले के जैसे होती है, फोर्ट के जैसे। तो जैसे दुश्मन किले को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे ही बीमारियां या आप कह लीजिए मिजरीज या फिर अनफॉर्चुनेट टाइम हमें तोड़ने का प्रयास करता है, हमारी बॉडी को तोड़ने का प्रयास करती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार तो जो है किले को तोड़ने का प्रयास असफल होता है, परंतु कई बार यह सफल हो जाता है। तो जब किला विध्वंस हो जाता है यानी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है, उस स्थिति को हम कहते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट, यानी दुर्ग भंग। मैंने आपको बताया था कोट चक्र का एक दूसरा नाम दुर्ग चक्र भी होता है। तो दुर्ग भंग यानी हमारी बॉडी का स्वरूप जो दुर्ग है वह टूट गया, भंग हो गया, तो दुर्ग भंग। अब दोस्तों, ये जो डैमेज किया बीमारियों ने या किसी और अनफॉर्चुनेट इवेंट ने, जैसे एक्सीडेंट मान लीजिए, तो वह डैमेज कितना होगा और कब होगा। तो कब होगा यह हम जो कोट चक्र के डिफरेंट सेगमेंट होते हैं ना, जैसे स्तंभ हो गया, मध्य रीजन हो गया, या फिर प्राकार हो गया, या बाह्य रीजन हो गया, यहाँ पे ग्रहों के जो ट्रांजिट को स्टडी करके हम लोग निकालते हैं कि कब होगा और कितना डैमेज होगा। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आदमी जिसका हम कोट चक्र एनालाइज कर रहे हैं वो कौन सी दशा में इस समय चल रहा है और उसके चार्ट में क्या क्या चीजें प्रॉमिस में हैं। अगर यदि उसके चार्ट में एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं लिखी तो उसका कितना भी सीवियर एक्सीडेंट हो जाए वह बच जाएगा, इवेंचुअली बच ही जाएगा। या मान लीजिए उसको किसी बीमारी ने घेर लिया, मान लीजिए जॉन्डिस ने घेरा, लेकिन उसकी मृत्यु उस समय नहीं लिखी, तो कुछ भी हो के अल्टीमेटली वह बच जाएगा, भले ही उसे काफी नुकसान पहुंचे। तो द लेवल ऑफ डैमेज इज डिटरमाइंड बाय द दशास इन विच अ पर्सन इज रनिंग, ओके, एंड द प्रोमिसेस इन द बर्थ चार्ट। तो अब हम पहले सिद्धांत की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सिद्धांत की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी पेन लेकर मेरे साथ साथ कोट चक्र बनाएं। उसमें जो मैं ग्रहों की प्लेसमेंट दिखाऊं उनको लिखें, नक्षत्र अपना आप मैनुअली लिखें, ठीक है। इससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो हम पहले सिद्धांत की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पहला सिद्धांत क्या कहता है कि जो मैलिफिक होते हैं, यानी आप कह लीजिए क्रूर ग्रह, जैसे सन हो गया, शनि हो गया, राहु केतु हो गए, ठीक है। बुध भी अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा होता है तो वह उसी प्रवृत्ति का हो जाता है। कुछ लोग चंद्रमा को भी
कुछ समय के लिए क्रूर मानते हैं, बाकी समय के लिए जो है ठीक मानते हैं, पर यहाँ पे हम अभी चंद्रमा को बेनिफिक मान के आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो मेलिफिक होते हैं दोस्तों, अगर वह कोट के इंटीरियर पार्ट्स में ट्रांजिट करते हैं तो यह एक अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता। इंटीरियर पार्ट कोट के कौन से होते हैं? एक तो स्तंभ होता है सबसे अंदर वाला स्क्वायर, और उसके बाहर वाला स्क्वायर मध्य। स्तंभ और मध्य में अगर मेलिफिक होते हैं दोस्तों, तो ये जो ट्रांजिट होता है मेलिफिक्स का, यह जातक की या देश की या संस्था की सेहत और फॉर्चून के लिए डेट्रीमेंटल होता है, ठीक है, अच्छा नहीं माना जाता। इस समय बीमारियां, एक्सीडेंट इत्यादि हो सकता है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से इस सिद्धांत को समझाता हूं। सिद्धांत को आगे समझने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि जो इसका उल्टा है, यानी बेनिफिक अगर इंटीरियर पार्ट में होंगे, यानी स्तंभ में और मध्य भाग में बेनिफिक्स होंगे, जैसे बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है, तो चंद्रमा हो गए, है ना, और मान लीजिए बुध हो गए। आप कह सकते हैं अगर बुध किसी मेलिफिक के साथ नहीं है तो वो बेनिफिक की तरह काम करते हैं, या फिर किसी बेनिफिक के साथ ही बैठे हैं तो जो है बेनिफिक गिन सकते हैं हम उन्हें, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है कि अगर बेनिफिक इंटीरियर पार्ट में होते हैं कोट के, तो वो कोट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी दुर्ग को सुरक्षा देते हैं, यानी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से, इन सब चीज़ों से। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इंटीरियर पार्ट में मेलिफिक अच्छे नहीं होते, इंटीरियर पार्ट में बेनिफिक प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का। अब इंडिया के लिए आपको अगर कुंडली बनानी है तो आप 15 अगस्त 1947 को 0000 आवर्स की बना सकते हैं न्यू दिल्ली की लोकेशन डाल के, और अगर आपको पाकिस्तान की बनानी है तो आप 14 अगस्त 1947 इस्लामाबाद लोकेशन डाल के कुंडली बना सकते हैं। इंडिया का जो जन्म नक्षत्र आएगा वो पुष्य आएगा, और पाकिस्तान का जन्म नक्षत्र आएगा आद्रा। तो अब हम सब जानते हैं 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। अब मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि युद्ध में देखने के लिए, युद्ध का परिणाम देखने के लिए भी कोट चक्र का प्रयोग किया जाता था। तो मैंने आपको अभी जो सिद्धांत बताया, इसको हम 1971 के जो वॉर के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि 1971 के वॉर में दोनों देशों के कोट चक्र की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों इस समय आप सबसे पहले मेरे साथ में पाकिस्तान का कोट चक्र देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं स्तंभ में और मध्य भाग में राहु, केतु, शनि और सन, यानी ये 4 मेलिफिक ग्रह हैं। बेनिफिक कोई भी नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान का अच्छे से दुर्ग भंग होकर रखा था। और कोई बेनिफिक नहीं है तो आप कह सकते हैं उसे किसी बेनिफिक के द्वारा जो है सुरक्षा नहीं मिल रही थी, प्रोटेक्शन नहीं मिली उस समय। तो इवेंचुअली पाकिस्तान लॉस्ट द वॉर, ठीक है, एंड बांग्लादेश वाज क्रिएटेड ए सेपरेट कंट्री, ठीक है, मींस बांग्लादेश वाज कार्व्ड आउट ऑफ इट एज अ सेपरेट नेशन। अब यहाँ पे आप ये भी समझिए कि इस समय भारत का कोट चक्र कैसा था, क्योंकि आप यदि एनालाइज कर रहे हैं तो दोनों पक्षों का कीजिए, क्योंकि यहाँ 2 पक्ष इन्वॉल्व थे। तो आइए अब दोस्तों मैं आपको भारत का कोट चक्र दिखाता हूँ अपने साथ में, इसको देखिए। अब दोस्तों मैं आपको अपने साथ में भारत का कोट चक्र दिखाता हूँ। इस कोट चक्र को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अनुराधा में सन है, कृतिका में शनि है और पूर्वा भाद्रपद में मंगल है, जो कि इंटीरियर पार्ट में उपस्थित हैं 1971 के युद्ध के समय। परंतु दोस्तों यदि आप इस कोट चक्र को ध्यान से देखें तो इंटीरियर पार्ट में ज्येष्ठा में बृहस्पति यानी जुपिटर भी हैं, और मूल नक्षत्र जो इंटीरियर पार्ट में आता है भारत के कोट चक्र के, वहाँ पर मरकरी और वीनस हैं। यहाँ पे मरकरी का नेचर बेनिफिक है, क्योंकि
ये वीनस के साथ बैठा हुआ है जो कि बेनिफिक है, और भारत के लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिक है, क्योंकि यदि आप 15 अगस्त 1947 की कुंडली खोलेंगे भारत की, तो उसमें शुक्र लग्नेश यानी लग्न के स्वामी बन के आते हैं। तो यहाँ पे बुध की शुभता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आप भारत और पाकिस्तान के कोट चक्र को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान के कोट चक्र के इंटीरियर पार्ट में मेलिफिक्स थे, बेनिफिक्स बाहरी पार्ट में थे, जबकि भारत के कोट चक्र में इंटीरियर पार्ट में मेलिफिक्स तो हैं, परंतु बेनिफिक्स की बहुत अच्छी सुरक्षा वहां पे भारत को मिली हुई है। बुध शुक्र की और बृहस्पति की बहुत अच्छी सुरक्षा भारत को मिली हुई थी। परिणाम स्वरूप भारत की स्थिति थोड़ी कम खराब थी युद्ध के समय। देखिए, युद्ध तभी होता है जब स्थिति खराब होती है, क्योंकि युद्ध में नुकसान दोनों पक्षों का होता है। तो भारत की स्थिति थोड़ी कम खराब थी, परिणाम स्वरूप उस युद्ध में भारत की विजय हुई और पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, और उससे एक बांग्लादेश नाम का जो कंट्री है वो अलग बना दिया गया, ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने नेटल चार्ट ना लेकर दो देशों के चार्ट लिए और आपको ये भी समझा दिया कि युद्ध के लिए कोट चक्र कैसे यूज किया जाता था पहले, ठीक है। तो उस समय भारत का दुर्ग स्ट्रांग था, ठीक है। तो जो है आप कह सकते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा कर पाया और पाकिस्तान का दुर्ग यानी किला कमजोर था। तो आप कह सकते हैं, या पाकिस्तान की बॉडी कमजोर थी, उससे युद्ध में एक ऑर्गन कटकर अलग हो गया, ठीक है। आप कह सकते हैं बांग्लादेश इफेक्टिवली पाकिस्तान से अलग हो गया। तो ये दोस्तों पहला सिद्धांत का एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। अब मैं आपको आगे समझाता हूं। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके दोस्तों एक एग्जाम्पल और समझते हैं। 26 नवंबर 2008 को हमारे बम्बई शहर ने अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े आतंकवादी हमले को झेला था, ठीक है। आपको याद होगा, ठीक है, कि उस समय कैसे इनोसेंट लोगों के ऊपर, ठीक है, ट्रेंड टेररिस्ट आतंकवादियों ने कैसे अंधाधुंध फायरिंग की थी। उस समय का कोट चक्र इस समय आप मेरे साथ में देख सकते हैं, ठीक है। वह हमला 2-3 दिन चला था, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान खो दी थी। उस समय आप देखिए शनि उत्तरा फाल्गुनी में कोट चक्र के इंटीरियर भाग में थे, और अनुराधा में आप देखिए सन, मरकरी और मंगल की युति थी। 3 ग्रह एक ही नक्षत्र में थे, और वो भी कोट चक्र के अंदरूनी भाग में, इंटीरियर पार्ट में। तो यहाँ पे कहने को तो सन, मार्स और शनि 3 मेलिफिक हो गए, किंतु दोस्तों यहाँ पे बुध जो है वह सन और मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो उसका नेचर भी मेलिफिक ही आप यहाँ पे मानिए। तो अब देखिए 4 मेलिफिक ग्रह इंटीरियर पार्ट में थे, लेकिन सुरक्षा देने के लिए कोई भी बेनिफिक नहीं था। तो आप देख सकते हैं उस समय कैसी अवस्था थी भारत के दुर्ग की, कोट की, कि ये बहुत बुरी तरह भंग हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली एक यही रीज़न था कि हम इतने बड़े आतंकवादी हमले का रिटेलिएशन भी नहीं दे पाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दुर्ग भंग होने की स्थिति में देश को किस तरह की विपदाओं का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा सिद्धांत समझाता हूँ, ठीक है। इस सिद्धांत के 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, और भी एग्जाम्पल्स आप अलग अलग डेट्स के ट्रांजिट लगाकर सीख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा सिद्धांत समझाता हूँ। तो दोस्तों दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि एंट्री नक्षत्र पर यदि मेलिफिक ग्रह आ जाएं, एंट्री नक्षत्र मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाए थे, लेसन 2 में, कि जहाँ से कोर्ट के अंदर आने का रास्ता होता है, डायगोनल जो ये पाथवेज आप देख सकते हैं, ये एंट्री नक्षत्र होते हैं। तो एंट्री नक्षत्र में अगर मेलिफिक ग्रह आ जाएं, मतलब वो दुर्ग के अंदर जब उनकी एंट्री होने वाली हो, तो वह एक अच्छा संदेश नहीं होता। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि राहु केतु के लिए एग्जिट पाथवेज, जो ये प्लस वाले पाथवेज होते हैं ऊपर नीचे और
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पाथवेज। ये नॉर्मली तो एग्जिट पाथवेज होते हैं, परंतु राहु केतु के लिए ये एंट्री पाथवेज का काम करते हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझिए कि अगर मैलिफिक ग्रह एंट्री नक्षत्र पर आ जाएं या फिर राहु केतु इस मतलब जो एग्जिट नक्षत्र पर आ जाएं, जो कि उनके लिए एंट्री नक्षत्र का काम करते हैं, तो यह एक सिग्नल होता है खराब समय का कि भैया अब इस जातक का या इस देश का एक खराब समय शुरू होने वाला है। इस चीज़ को दोस्तों हम उल्टा करके भी समझ सकते हैं। जब बेनिफिक ग्रह एंट्री नक्षत्र पर आते हैं, यानी दुर्ग के अंदर घुसने वाले होते हैं, स्पेशली स्लो मूविंग जैसे कि जुपिटर, तब वह नेटिव के को प्रोटेक्शन मिलने वाली है इसका संकेत देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस सिद्धांत का एक एग्जांपल देता हूं। हम 8 अप्रैल 1992 का जो ट्रांजिट था उसके हिसाब से भारत के कोट चक्र पे ग्रहों की प्लेसमेंट करते हैं, वो इस समय आप मेरे साथ में देख सकते हैं। तो 8 अप्रैल 1992 में क्या हुआ था? वैसे तो कोई पर्टिकुलर इवेंट इस समय नहीं हुआ था, परंतु आप लोगों को यदि याद हो तो इस समय एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस था भारत के ऊपर, गंभीर आर्थिक संकट। तो 8 अप्रैल 1992 को आप ग्रहों की स्थिति देखिए। जो शनि है वो श्रवण में मार्गी थे डायरेक्ट, तो वो अंदर आ रहे थे। ठीक है, राहु केतु को आप देखिए, केतु आद्रा में है और राहु मूल में। ये बाहर जाने वाले रास्तों पे हैं, पर यहाँ से ये अंदर आते हैं। तो मंगल तो अंदर है ही, कोट के इंटीरियर पार्ट में आप देख सकते हैं, और राहु केतु भी अंदर आ रहे हैं और शनि भी अंदर आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इतने 4 मैलिफिक ग्रह अंदर आ रहे हैं, तो ये कोई भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं था। तो यदि आपको समाचारों का ज्ञान होगा तो अप्रैल से लेकर जून तक भारत की स्थिति बहुत बिगड़ी थी। तो जब शनि वक्री हो गए थे, यानी बाहर की तरफ जाने लग गए थे श्रवण से, तब जो है भारत को थोड़ा जो है रिलीफ मिला। और पीवी नरसिम्हा राव जी जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है लागू किए। ठीक है, तो आप ये सिद्धांत समझ गए होंगे कि जब मैलिफिक ग्रह कोट के अंदर आने वाले होते हैं, जब होते हैं तो खराब होता ही है, लेकिन जब आने वाले होते हैं तो वह एक खतरे की घंटी होती है कि भैया अब इसका जो है खराब समय आने वाला है। तो आप बहुत सारे ट्रांजिट ऐसे लगा के देख सकते हैं दोस्तों। अब एक आपको तीसरा सिद्धांत मैं बताता हूं दोस्तों, कोट चक्र के एनालिसिस में जो यूज होता है। यदि कोई मैलिफिक कोट के बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर कैसे जाएगा मैलिफिक? ठीक है, तो आप एग्जिट पाथवे से जानते होंगे कैसे बाहर जाएगा, अब मैंने आपको समझा दिया है। तो यदि कोई मैलिफिक ग्रह कोट से बाहर जा रहा है, ठीक है, लेकिन यदि वह वक्री हो जाए, ठीक है, तो यह एक संकेत होता है कि या तो एक्सीडेंट होगा या कोई अचानक दुर्घटना घटेगी। ठीक है, या जो आदमी रिकवरी की राह पर होगा वह दोबारा से बीमार पड़ जाएगा। इसका दोस्तों मैं आपको एक बहुत एग्जांपल देता हूं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की कुंडली से। तो अभी मैं आपको जो है उनका कोट चक्र दिखाऊंगा। उनकी बर्थ डिटेल्स इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जब उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, उनकी हत्या की गई थी 21 मई 1991 को। उस समय जो शनि थे वो बाहर जा रहे थे। ठीक है, उनके कोट चक्र में आप देखेंगे शनि बाहर जा रहे थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों उनकी मृत्यु के 4 दिन पहले ही शनि कोट के बाहरी रीजन में वक्री हो गए थे। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, राजीव गांधी जी को एक असैसिनेशन का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ध्यान से समझे। अब मैं आपके सामने कोट चक्र लगाता हूं दोस्तों। अब आप मेरे साथ में राजीव गांधी जी का कोट चक्र लगा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मंगल केतु की युति स्तंभ में है। ठीक है, यानी इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फोर्ट। ठीक है,
उसके बाद आप राहु को भी मध्य भाग में देख सकते हैं। तो 3 मैलेफिक तो आप देख सकते हैं कोर्ट के अंदर थे। इसके बाद 17 मई 1991 को उनकी मृत्यु के केवल 4 दिन पहले शनि, जो कि बाहर की तरफ अग्रसर थे, वो वक्री हो गए, तो वो अंदर की तरफ आने लग गए फलस्वरूप। तो यह बहुत घातक सिद्ध हुआ उनके लिए और जो है उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों एक सिद्धांत है कोट चक्र का बहुत फेमस, लेकिन बहुत जगह वो आपको मिलने का नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अगर बाहरी भाग में कोई मैलेफिक ग्रह वक्री हो जाता है, बाहरी भाग में मान लीजिए जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, अगर यहाँ पे अटैक होता है, ठीक है, तो दोस्तों हमारी बॉडी क्षत विक्षत हो जाती है, ठीक है। तो शनि जो है आउटर रीजन में थे, ठीक है, प्रकार रीजन में थे, आउटर रीजन में थे और वहाँ पे वक्री हो गए, तो कोर्ट की दीवार टूट जाती है, ठीक है, दुर्ग की दीवार टूट जाती है। तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि राजीव गांधी जी की बॉडी के साथ कितना बुरा हुआ था उस मानव बम के विस्फोट में। तो ऐसे जो है कोट चक्र का एनालिसिस किया जाता है दोस्तों। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, हम अगला सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। यह एक अलग सिद्धांत है दोस्तों, पर इसे आप पिछले सिद्धांत के कंटिन्यूएशन में ही समझ सकते हैं। जैसे बाहर जाता हुआ मैलेफिक अगर वक्री हो जाए तो वह हानिकारक होता है, इसी प्रकार दोस्तों अंदर आता हुआ बेनिफिक यदि वक्री हो जाए तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति से सुरक्षा छिन गई, मतलब जो चीज़ बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी वह अब नहीं है। इसका एक एग्जांपल दोस्तों मैं आपको जो है इस एक व्यक्तिगत एग्जांपल है, नेटल चार्ट है, मैंने अभी तक देश के ही एग्जांपल लिए हैं या राजीव गांधी जी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति के। अब मैं आपको एक पर्सनल यानी व्यक्तिगत एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है, जो कि मेरे पास कभी स्टडी के लिए आया था। ये जिस जातक का कोट चक्र आप मेरे साथ में इस समय देख सकते हैं, इन्होंने आप कह लीजिए 24 जुलाई 2020 को सुसाइड किया था। उस समय आप जुपिटर देखिए हैं तो इंटीरियर पार्ट में, परंतु वक्री हो गए थे। तो आप कह सकते हैं अंदर तो थे कोर्ट के, बट वक्री हो गए, तो सुरक्षा जो है छिन गई। जो कोर्ट को सुरक्षा जुपिटर प्रदान कर रहे थे वह जो है समाप्त हो चुकी थी। तो फलस्वरूप जो है ये एक अच्छा सिग्नल नहीं था। हाँ, इस कोट को हम बाद में भी दोबारा से कंप्लीट एनालिसिस में देखेंगे, परंतु अभी के लिए मैं आपको सिद्धांत जो समझा रहा हूँ उसे आप अच्छे से समझिए। केवल सिद्धांत के लिए मैंने ये कोट चक्र आपके सामने प्रस्तुत किया था, इसे हम विस्तार से समझेंगे बाद में। दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपके सामने पहले सिद्धांत को यूज़ करके एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 10 सितंबर 2002 को माओवादियों ने रफ़ीगंज में एक ब्रिज के ऊपर एक ट्रेन को पटरी से उतार दिया था, यानी डिरेलमेंट। तो उसमें रिपोर्टेडली 130 से 200 लोगों के बीच में लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। तो उस दिन का कोट चक्र यदि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, वह घटना रात के 10:40 पे हुई थी। तो यदि मैं उस समय का कोट चक्र आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आप देखिए शनि जो है मृगशिरा नक्षत्र में है और स्तंभ के अंदर 4 और मैलेफिक हैं। तो ये कितना जो है एडवर्स कॉम्बिनेशन था, आप समझ सकते हैं। ना कोई प्रोटेक्शन, ऊपर से सारे मैलेफिक दुर्ग के इंटीरियर पार्ट में, मध्य में और स्तंभ में, जिसमें कि स्तंभ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। वहाँ पे 4 मैलेफिक ग्रह थे उस समय दोस्तों। तो सोच सकते हैं वह कितनी विपदाओं वाला समय था, ठीक है। बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था जिसको आजकल के लोगों को पता नहीं है, बट क्योंकि हमने जब कोट चक्र सीखा था तब ये एग्जाम्पल स्टडी किया था, इसलिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो में यह एग्जाम्पल बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही सिद्धांत देखेंगे। कोट चक्र के सिद्धांत अभी समाप्त नहीं हुए हैं, तो मैं आपको अगले वीडियो में जो ये सिद्धांत हैं कंटिन्यू करूँगा, यानी कि लेसन 4 में।
हो सकता है लेसन 5 में भी कंटिन्यू करूं, परंतु अभी के लिए यहाँ पर मैं इस चीज़ को रोकता हूँ। और भी कोट चक्र का विश्लेषण करने के लिए सिद्धांत होते हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इनके बिना कोट चक्र का सही और सेंसिबल विश्लेषण नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डाउट रिजॉल्व करूं। कोट चक्र बहुत मेहनत मांगता है, तो जो मैं आपको सिद्धांत समझाता हूं, एग्जाम्पल समझाता हूं, आप लिख के कॉपी में प्रैक्टिस करें, तभी आप समझ पाएंगे। इसके अलावा आप इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से भी कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की डेट निकाल के देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, क्या क्या कारण रहे होंगे कि वह घटनाएं उस समय घटी। तो आप यदि आप ऐसा करेंगे तो आप फ्यूचर के बारे में भी अनुमान लगा पाएंगे कि फ्यूचर में कौन सा सिद्धांत एप्लीकेबल कब होगा और कब अप्रिय घटना घटने का अंदेशा है, व्यक्ति के साथ या किसी देश के साथ या किसी संस्था के साथ। तो दोस्तों, इस कोट चक्र का जो ये कोर्स है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। यदि आपको लेसन 1 से देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। लेसन 4 में मैं बाकी के सिद्धांत आप लोगों को समझाऊंगा। आशा है आपको ये सारे सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और विषय पर बात करूंगा। प्रभु श्री राम से आपके कुशल क्षेम की प्रार्थना है। जय श्री राम दोस्तों।